पिछली क्लास से बात कर रहे थे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो पहले तो उसमें ये बात लिख लें कि जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ज्यादातर ऐसा होता है, जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। ठीक। अच्छा, अब कुछ और भी तरह के टॉटोमर्स होते हैं, जैसे एक टॉटोमरिज्म ये वाला है। इस ग्रुप को लोग नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, पता है आपको? NO2 नहीं, NO। यहाँ पर एक H लगा देता हूँ, तो लोगों ने देखा कि ये इंटर कन्वर्ट होता है और कुछ ऐसा बन जाता है। कार्बन की वजह से चार थे, इस तरह ग्रुप को ऑक्साइन बोलते हैं, याद आ रहा है? राइट। तो ये नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमरिज्म है। नाइट्रोसो से बन रहा है ऑक्साइन, ऑक्साइन से वापस बन रहा है नाइट्रोसो। अगर इसका जुगाड़ समझना है कि ये कैसे हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलो। राइट, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखिए ऐसा बन जाएगा COH एंड क्या कर दिया CN आया ना। देखो C क्या डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, H इसके पास चल जाएगा, ऐसा। ये सब नाइट्रोसो ऑक्साइड। तो और भी तरह के टॉटोमरिज्म होते हैं, बट 99.99% कीटो इनॉल ही काम आता है। तो इसलिए जनरली लोग बोलते हैं अच्छा कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। एंड व्हिच आर दोस ग्रुप्स, तो नाम रख देते हैं। अच्छा, एक ग्रुप कीटो एक इनॉल है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म। एक ग्रुप नाइट्रो, एक ग्रुप ऑक्साइन है, नाइट्रो ऑक्साइन टॉटोमरिज्म। व्हाट इज टॉटोमरिज्म? इट इज द आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, ये दोनों अलग अलग है, टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर इंटर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। और वो इक्विलिब्रियम पे मामला, ये नहीं कन्वर्ट हो गया वापस भी हो रहा है, फिर वापस भी हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम वाली बात, आना जाना आना जाना आना जाना लगातार लगा हुआ है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को लोग बोलते हैं टॉटोमरिज्म। और फिर इसमें नाम जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स आ जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, मतलब कीटो इज कन्वर्टिंग टू इनॉल, या इनॉल इज कन्वर्टिंग टू कीटो। नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमरिज्म, कि नाइट्रोसो इज कन्वर्टिंग टू ऑक्साइन एंड ऑक्साइन इज कमिंग बैक टू नाइट्रोसो। समझे? व्हाट इज टॉटोमरिज्म? एन आइसोमेरिज्म इन व्हिच टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर इंटर कन्वर्टिंग। यानी कन्वर्ट हुआ, इंटर कन्वर्ट, लगातार आना जाना आना जाना आना जाना लग रहा है। दे आर एट इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? लिखो अच्छे से। ये सोडियम पंप क्या होता है अपनी बॉडी में? आयन पंप क्या होता है? समझा सकते हो? यस सर, जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसी बेसिस पे काम करता है। कैसे काम करता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर स्पेस होता है, उसमें सोडियम और पोटेशियम ये इंट्रा सेलुलर तो सेल के अंदर वाला हो सेल के गया। अंदर, व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर? सेल के बाहर, अच्छा, उसको एक्स्ट्रा बोलते सेल हैं। के सराउंडिंग। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक या है। फिर बहुत सारी सेल से एक मेम्ब्रेन बन सकती है, ठीक है, तो अपन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस भी बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं चलो, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो वहाँ सोडियम और पोटेशियम के डिफरेंसेस के कारण जो मेम्ब्रेन है हाँ। वो पोलराइज और डीपोलराइज होती रहती है, फिर उससे क्या होता है? उससे जो सिग्नल्स है वो ट्रांसफर होते हैं। हाँ, और अगर मान लीजिए पोटेशियम या सोडियम कम हो जाए तो इम्बैलेंसेस इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर क्या होगा?
या तो सिर्फ डीपोलराइज रहेगा या हाँ। फिर सिर्फ पोलराइज। दूसरों को क्या मर जाएंगे? मरेंगे नहीं, तो? जैसे पैरालिसिस बोल सकते हैं। और अच्छा। मसल्स स्पैज़म्स। हाँ हाँ, शरीर मांसपेशियाँ दुखती है, मतलब मरोड़े चल रहे हैं। मतलब मसल्स में या तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस ही रहेंगे या फिर वो रिलैक्स रहेंगे। ओके, मेरे साथ भी यही हो रहा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉल पी रहा हूँ। थोड़ी गर्मी लग गई। ओके, टोटोमेरिज्म का हमारा इंट्रोडक्शन ठीक ठाक हो गया। अब वो पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस, शायद चल रही थी और वो शायद खत्म करनी है या शायद खत्म हो गई थी। एडिशन वाटर रोजोलिसिस और बाकी है, एनसीईआरटी निकालते हैं ना, एनसीईआरटी निकालते हैं। एनसीईआरटी में ये एल्काइंस की रिएक्शंस में पहला तो एसिडिक कैरेक्टर पढ़ लिया, मुझे याद आ रहा है। दूसरा है एडिशन रिएक्शंस, उसमें हाइड्रोजन एडिट पढ़ लिया, हेलोजन का एडिशन पढ़ लिया। पढ़ा हेलोजन का एडिशन, टेट्रालाइड, हाँ बिल्कुल पढ़ा, याद आ रहा है। फिर पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये एल्काइन में रिएक्शन धीरे होती है लेकिन 2 बार होती है, और जैसी एक बार हुई वैसी दूसरी बार हुई, जैसे बोला। फिर अगला एडिशन ऑफ वाटर, हाँ यहीं पे टोटोमेरिज्म आया। इन्होंने दूसरे अप्रोच से बताया था। अपन ने 2 बार अटैक कराया फिर पानी निकाला, इन्होंने एक बार अटैक करके टोटोमराइज कर दिया। तो इन्होंने टोटोमेरिज्म नहीं लिखा, इन्होंने लिखा आइसोमेरिज्म। हाँ सही बात है, टोटोमेरिज्म भी एक आइसोमेरिज्म ही है, बट हमने स्पष्ट बोला कि नहीं टोटोमेरिज्म होता है। यस और नो? चलिए फिर अब हमको पढ़ना है एक तो पॉलीमराइजेशन, एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन तो भाई ये आगे से आगे जुड़ जाए तो पॉलीमर बन जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी दिख रही है आपको? तो एनसीईआरटी के लीनियर पॉलीमराइजेशन का जो पैराग्राफ है उसमें इस पेज की लास्ट लाइंस, अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मिला? ये इंपॉर्टेंट। अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले तो अपन को पॉलीएसिटिलीन क्या होता है समझना है। देखो आपको दिख रहा है पॉलीएसिटिलीन, दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या हुआ? दिख रहा है पॉलीएसिटिलीन? देखो थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। ये एसिटिलीन, ये दूसरा एसिटिलीन। पॉलीमराइज करना है तो बहुत सारे लेने पड़ेंगे, बहुत सारे एसिटिलीन ले लिए। अब एज अ ट्रिक नॉट एज अ मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा बन जाए, ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा बन जाए, ये पाई बॉन्ड इधर सिग्मा बन जाए। तो देखो अब क्या बनेगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसी को तो बोलते हैं पॉलीएसिटिलीन। क्या नहीं? ठीक है, पॉलीएसिटिलीन का ये फॉर्मूला जो एनसीईआरटी दिखा रही है, नहीं दिखा क्या? मतलब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि तुमको दिख नहीं रहा? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स ये दिखा रहे हैं, CH। ठीक है, ये तो हो गया। ये अगली लाइन बड़ी खतरनाक है। अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी आएंगे इसमें। Thin film of polyacetylene can be used as electrodes in batteries. These films are good conductors, lighter and cheaper than the metal conductor. ज्यादातर पॉलीमर्स के बारे में, जैसे आपने पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर सुना है?
नाम बताओ, पॉलीमर का नाम बताओ भाई। पॉली पीवीसी। पीवीसी कहाँ काम आ रहा है? इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है। बगीचे में जो पानी का पाइप है ना, बगीचे में जो पानी देने के लिए पाइप रखते हैं अपन, जो धीरे धीरे धूप में बड़ा बड़ा कड़ा पड़ जाता है, क्रैक आ जाते हैं, फिर चेंज करना पड़ता है, वो पीवीसी। आपके सिलेंडर से गैस तक जो पाइप आता है उसे पीवीसी भी है, कुछ और भी है, ठीक है। तो सिलेंडर से गैस तक पाइप आता है ना, वो पीवीसी भी है, नायलॉन भी है, बहुत सारी चीजें होती है, रबर, पीवीसी, बहुत सारी चीजें एक के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने पॉलीमर से, और नायलॉन, नायलॉन ब्रश, नायलॉन के ब्रश होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, ये सारी चीजें, बेकलाइट, ये सारी चीजें बिजली के मामले में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के मामले में कैसी है? कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है? ज्यादातर पॉलीमर्स नॉन कंडक्टिंग, चाहे बेकलाइट हो, बेकलाइट के स्विच बनते थे तो वो कंडक्टिंग को कैसे काम चलेगा, ठीक है। बेकलाइट हो गया, या जो भी पॉलीमर है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, प्लास्टिक की थैली होती है ना, पॉलीथीन, तो भी नॉन कंडक्टर है। लेकिन अगर पॉलीमर कंडक्टिंग हो जाए तो ये बात स्पेशल हो जाती है। बोले यार तो पॉलीमर है, जैसे पॉलिएस्टर, कपड़े बनते हैं पॉलिएस्टर के, तो भी कंडक्टिंग नहीं होते। पॉलीमर है तो वो नॉन कंडक्टिंग ही माना जाता है। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आयनिक कंपाउंड है तो क्रिस्टलाइन होगा, अंडरस्टूड है। आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अंडरस्टूड है। इसी तरह से कोई बोले कि पॉलीमर तो नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कंडक्टिंग हो जाए तो यदा कदा हो जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, और वही है हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर conducts electricity. Thin film of polyacetylene can be used as electrodes in batteries. These films are वगैरह वगैरह सब बात करते हैं। ये तो प्लास्टिक है, हमारे चारों तरफ जगह जगह प्लास्टिक यूज कर रहे हैं लोग। ये ट्राइपॉड जो है एक तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है, तो क्या मेटल से नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं, बट आप देखेंगे ज्यादा दिनों दिन ज्यादा चीजें प्लास्टिक से बननी शुरू हो गई, राइट? तो भाई क्यों ये प्लास्टिक का रेवोल्यूशन क्यों आया? ऐसा तो था नहीं कि सारी सरकारों ने बोला कि नहीं अब हम प्लास्टिक यूज करेंगे, अब हम प्लास्टिक प्रमोट करेंगे, ऐसा तो नहीं था। बट पीपल आर एक्सेप्टिंग प्लास्टिक, कंपनीज आर प्रमोटिंग इट, बिकॉज पहली बात तो प्लास्टिक जो है दैट इज वेरी चीप, सेकेंड इट इज लाइट, इट इज लाइट, राइट? आप कोई खाना ऑर्डर करो ऑनलाइन स्विगी से, साथ में वो चम्मच आता है, वो लकड़ी वाला भी तो दे सकते हैं, बट नहीं दे रहे ना। कौन सा दे रहे? प्लास्टिक, इट इज वेरी चीप, सस्ता है और मजबूत, ठीक ठाक है, एक बार ही तो खाना है, और क्या, यूज एंड थ्रो वाला मामला है। तो प्लास्टिक रेवोल्यूशन क्यों आया? बिकॉज प्लास्टिक आर लाइटर एंड चीपर, प्लास्टिक आर लाइटर एंड चीपर। हाँ स्ट्रेंथ कम है, बट शायद ना स्ट्रेंथ की इतनी जरूरत भी नहीं। जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरानी कोई गाड़ी है, बहुत पुरानी, 25 साल 30 साल पुरानी कोई गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर स्कूटर है, वो स्कूटर बजा के देखो, टन टन मेटल की आवाज आती है और जंग लग रही होगी स्कूटर में। अगर नहीं चला रहे तो जंग लग रही, प्लास्टिक में थोड़ी जंग लगती है। और आजकल का एक्टिवा उठा लो, तुम एक्टिवा लेके आते हो, उसकी पूरी बॉडी बजा के देखो, आवाज कौन सी आती है? मेटल वाली आती है, प्लास्टिक वाली आती है प्लास्टिक वाली। तो भाई क्यों ऐसा किया? पहले होंडा की एक आता था एक्टिवा जैसी गाड़ी आती थी, काइनेटिक होंडा, देखिए आप लोगों ने काइनेटिक होंडा, जैसे आजकल होंडा एक्टिवा है, तो पहले काइनेटिक होंडा आती थी और वो मेटल से बनी हुई थी। तो वही होंडा कंपनी अब प्लास्टिक से क्यों बना रहे? बिकॉज प्लास्टिक से बिकम वेरी चीप। आज की तारीख में आपकी गाड़ी की ज्यादातर जो पार्ट्स है एक्टिवा के प्लास्टिक, कैसे? हाँ इंजन अभी प्लास्टिक से नहीं बन पाया है, ऐसा प्लास्टिक ढूंढ नहीं पाए, एक दिन वो भी आएगा कि इंजन भी प्लास्टिक से बना लेंगे लोग। जो एक सेकंड चीज दिखाना
तो सवाल आते हैं भयंकर वाले, वो ढूंढ रहा हूँ। हाँ, सर ज्यादातर प्लास्टिक्स या पॉलीमर्स नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक पॉलीमर कंडक्टिंग हो जाए तो वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स आर चीप, प्लास्टिक्स आर वेरी लाइट, वो वजन नहीं लेते। तो आजकल लोग उसकी बैटरीज बना रहे हैं, बैटरी हल्की होगी तो गाड़ी भी हल्की रहेगी। और ये 11th-12th के एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे रखा है। ये वाला एक पेज है कंडक्टिविटी वाला, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नीचे स्टार करके दिया है, तो एनसीईआरटी नहीं लगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, बड़ी बात के पॉलीमर है, उसके लिए क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। बड़ा अच्छा। In 1977 तीन लोगों ने कुछ काम किए, डिस्कवर्ड दैट एसिटिलीन, देखो एसिटिलीन में वापस आए, यहाँ पे एसिटिलीन की बात करते हैं। एसिटिलीन गैस कैन बी पॉलीमराइज्ड टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर पॉलीएसिटिलीन, कभी हमने देखा एसिटिलीन कैन बी पॉलीमराइज्ड टू पॉलीएसिटिलीन, which when exposed to vapors of iodine, which when exposed to vapors of iodine, iodine सॉलिड गर्म करो सब्लिमेशन होता है, वेपर्स। अगर एसिटिलीन पॉलीएसिटिलीन में बना रहे हो इस बाउल में जो आयोडीन पहले से, तो when exposed to vapors of iodine acquires a metallic shine and conductivity and it is as good as metals. बस तो एनसीईआरटी में क्या बोल रही थी अभी जो तुम पढ़ रहे थे कि अंडर स्पेशल कंडीशंस, उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉलीएसिटिलीन इज कंडक्टिंग, ये नहीं बोला, क्या बोला, अंडर स्पेशल कंडीशन। और वो स्पेशल कंडीशन आपके 12वीं की एनसीईआरटी में छुपा के दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लो अंडर स्पेशल कंडीशन क्या है, कि आयोडीन के वेपर्स होने चाहिए वहां। समझ में आया मैं इतनी भूमिका क्यों बना रहा था, क्या बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर हम सिंपल या टफ जो भी है सबका ध्यान रख लेंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। तो बोले कि क्या पॉलीमर्स कंडक्टिंग हो सकते हैं कि या कभी कभी हो सकते हैं, और फिर वही एनसीईआरटी आकर बोल रही है कि पहले उन्होंने पॉलीएसिटिलीन को कंडक्टिंग बनाया, फिर और मेहनत करी तो पॉलीअनिलीन भी बना लिया, पॉलीपायरोल भी बना लिया और पॉलीथायोफीन भी बना दिया। क्या आपको जानकारी है ये थायोफीन, ये पायरोल नाम मैंने अभी तक नहीं बोले, बट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी पढ़ी हो तो आपने सुना होगा कि पायरोल और ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ये बेंजीन एरोमेटिक है, हम एरोमेटिक पे आने वाले हैं। ये थायोफीन एरोमेटिक है, फिर ये पायरोल एरोमेटिक है, और इन्होंने अनिलीन की बात करी कि पॉली बेंजीन नहीं, पॉलीथायोफीन, पॉलीपायरोल और पॉलीएनिलीन, फिर इनके भी पॉलीमर जो है वो कंडक्टिंग बना लिए लोगों ने। सबसे पहले कौन सा बना, एसिटिलीन, कब, आयोडीन के प्रेजेंस में। बाकी के एनसीईआरटी ने बात नहीं करी तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इनके भी एरोमेटिक कंपाउंड, इनके भी पॉलीमर जो है वो कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, लिख लो। तो हम बात कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन्स। इसमें हमने फोकस किया एल्काइन में भी सिर्फ एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन पे,
जिससे क्या बना, पॉलीएसिटिलीन। यदि ये पॉलीमराइजेशन आयोडीन वेपर्स के साथ करें, अब आयोडीन वेपर्स हो तो वो कंडक्टिंग हो जाता है। क्यों, कैसे, हमें मालूम नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो 3 लोग थे ना, शिरकावा और ये, इनको 1977 में डिस्कवरी करी। फिर लोगों ने धीरे धीरे इस बात को रियलाइज कर, तो बहुत काम की चीज़ है। फिर लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सन 2000 में, एग्जैक्टली ईयर 2000 में, जो नोबेल प्राइज था वो इन्हीं को दिया, इन तीनों को ही दिया गया। और तुम्हारे साथ तो पढ़ती थी ना आस्था संचेती, आस्था संचेती IIT बॉम्बे गई। तो आस्था ने कोई इवेंट था साइंस के, कोई क्विज, पता नहीं क्या था, उसमें पार्टिसिपेट किया और वो फर्स्ट आई। तो जो फर्स्ट या जो 2-4 लोग थे, उनके लिए प्राइज क्या था कि दिस इज अ इंटरनेशनल क्विज, तो जो भी इसमें वर्ल्ड में टॉप 20 में और आएंगे, दे विल बी कॉल्ड टू जापान। ये सब जापानीज थे। और ये लोग आपको 10 दिन या 12 दिन कुछ, दे विल गिव यू सम कांसेप्ट्स ऑफ एडवांस साइंसेस। तो दे वेंट टू द एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ जापान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, और वहाँ पे प्रोफेसर शिराकावा ने बकायदा इनको पढ़ाया और इनको ये पॉलीएसिटिलीन बनाना सिखाया और कंडक्टिविटी प्रूव करके दिखाई, देखो ये कंडक्टिविटी। तो उसको बिल्कुल उनका वीडियो बना के वो लेके भी आई। ये वो 10th में थी तब वो गई थी, 11th में पढ़ी और 12th के साथ IIT बॉम्बे चली गई। याद आया आस्था? तो ये प्रोफेसर शिराकावा के अंडर में 10 दिन पढ़ के भी आई है। फिर बैक टू NCERT, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आप देखिए डायग्राम दिया है, उसमें बेंजीन बन रहा है, दिख रहा है। अब बेंजीन एक बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे रिएक्शन हम रट लेंगे और इसको ट्राइमराइजेशन बोले तो चलेगा, हाँ या ना? ट्राइमराइजेशन बोलेगा तो काम तो चल जाएगा। तो ये याद रखिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब में अगर एसिटिलीन पास करें तो बेंजीन बन जाता है। फिर से कोई इतना पूछता नहीं, रेड हॉट ही बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट एग्जाम्पल 13.14 देखते हैं। जिस तरह से इन्होंने बोला है वैसा कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट हम इसको अलग तरह से पढ़ते हैं, हमारा फायदा देखते हैं। इनका सीधा सोल्यूशन देगा, बेंजीन में अगर NaOH मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा। कहाँ बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन में लिख लो, एसिड बेस, लिख लो एसिड बेस, सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आया ना? तो लिख दो डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। मीथेन बन गया, CO2 बन गया, CO2 बताया नहीं इन्होंने, छुपा दिया। फिर Cl2HNU, एक Cl लगेगा। फिर वुड्स रिएक्शन, डाइमराइजेशन होगा। फिर वापस हैलोजिनेशन, एक Cl लगेगा। अल्कोहलिक KOH, HCl निकल जाएगा। फिर ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमीन आएंगे। फिर अल्कोहलिक KOH, तो डबल बॉन्ड, NaNH2, तो ट्रिपल बॉन्ड, और फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो बेंजीन बन जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपने पढ़ रखे हैं कि नहीं? हमसे नीट में थोड़ी पूछेंगे वो कि बताओ इथेनॉइक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, नहीं। हमें तो ये रिएक्शन सारी समझ में आनी चाहिए कि इसमें ये डालेंगे तो बताओ क्या होगा, उसमें वो डालेंगे तो बताओ क्या होगा। यस, और यही अभी हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने एक बहुत बड़ा जो काम है हाइड्रोकार्बन्स का नॉन एरोमेटिक वाला काम देख लिया। एरोमेटिक वाला वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो अब अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले। हाँ जी, ट्राइमराइजेशन, रेड हॉट आयरन ट्यूब अभी तो पढ़ा, इसके ऊपर ही तो लिखा हुआ है, देखो नहीं दिख रहा? चलो अब तुम्हें जो भी रिएक्शंस पढ़ाई है उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कराता है। ये बहुत काम का सेशन होने वाला है।
साथ साथ बोलते रहना। एल्यूमिनियम कार्बाइड में मिलाया पानी क्या होगा? एल्केन का नाम बोलो। CH4। CH4 की रिएक्शन करें Cl2 से, और ये लिया ज्यादा और ये लिया कम, क्या बनेगा? CH3Cl। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Na विद ईथर, क्या बनेगा? CH3CH3। रुक जाओ, इसकी रिएक्शन करा दी Mg विद ड्राई ईथर, ये कौन सी रिएक्शन है? Mg विद ड्राई ईथर, लेकिन क्या बनेगा? CH3 माइनस MgCl प्लस। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने CH3 CH2Cl से, बताओ क्या बनेगा? ये माइनस इधर अटैक कर देगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। और देखो इधर से शुरू करते हैं। CH3 CH3 रिएक्शन कराएं Cl2H, ये लिया ज्यादा, ये लिया कम, तो क्या होगा? कहीं पे भी एक जगह H हटा दो, बोलेगी ये हटाएंगे, ये कि क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है, ये हटा दी। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaNEt2, E2 मतलब ईथर, EtOEt ईथर, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इसी की रिएक्शन मैंने करा दी अल्कोहलिक क्यूएच से, क्या बनेगा? डिहाइड्रोजनेशन, ये बन जाएगा। इसी की रिएक्शन मैंने करा दी Br2 इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट CS2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोनियम रिंग बनेगी और दो डाइब्रोमाइड बन जाएगा, ग्लिसरीन डाइब्रोमाइड बन जाएगा। यस और नो? अच्छा ये बताओ, इसमें जिंक का चूरा डाल दिया, जिंक का डस्ट मिला दिया, बोलो क्या होगा? वापस से एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, अब सोचो क्या होगा? तो पहले H आएगा, फिर H जाएगा, फिर पानी अटैक करेगा, फिर H निकल जाएगा, शराब बन जाएगी। ये समझ लो। इससे मैंने डाल दिया कौन H2SO4 और टेम्परेचर कर दिया 443 केल्विन से भी ज्यादा, तो क्या बन जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वापस से एल्कीन बन जाएगा। याद आया? यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा। यस और नो? अब ये इसीलिए करा रहे ताकि जो चीजें याद है वो प्रैक्टिस हो जाए, जो नहीं याद वो याद आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में वही करना पड़ेगा ना। वो जिस तरह से अभी तक हमने पढ़ा है वैसे नहीं पूछेंगे, वो तो बोले आता है तो यूज करके बताओ, तो यूज अब स्टार्ट करते हैं, अभी वो करेंगे मैं खूब सारे। ठीक है, समझ में आ रहा है? रुक जाओ, ये ले लिया। इसके बाद इसमें क्या मिला है? येलो HBr विद पेरोक्साइड, क्या हो जाएगा? HBr पेरोक्साइड क्या देगा? Br डॉट। इसको दोगे Br डॉट तो दूसरे को दे दोगे H। ऐसे पेरोक्साइड लो या नहीं लो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो सिमेट्रिकल है। ले लिया तो मना थोड़ी कर सकते हो, ले लिया तो ले लिया। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। ओके, अच्छा, इसे मिला दिया अल्कोहलिक QH, क्या हो जाएगा? CH2 CH2। फिर आपने रिएक्शन कराई ओजोन से और बाद में जिंक के साथ पानी मिला दिया, अब बोलो क्या होगा? ओजोनेसिस क्या करता है? काट दो, दोनों को O पकड़ा दो, जिंक नहीं होता तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड में बना रहा हूँ, इनका आगे दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जिंक लेके मैंने काम तमाम कर दिया कि नहीं बैठे तो चुपचाप, आया ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। रुक जाओ, लिखने की जरूरत ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि याद रह जाएगा। ये लो, मेरे पास इसका एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं कर देता हूं इसका इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो एनोड पे और कैथोड पे क्या क्या मिलेगा? कैथोड पे तो जाएगा हाइड्रोजन, और एनोड पे एक तो CO2 बनेगा और एक CH3 बनेगा। ठीक है, तो बनेंगे तेरा 3 प्रोडक्ट A, B एंड C, A, B एंड C बोलेंगे।
एक है डायटोमिक, तो डायटोमिक है, एक है ट्राइएटोमिक, हाँ बोले एक है हाइड्रोकार्बन, बोले ये हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? अब शुरू करेंगे कि जो बी है जो कि ट्राइएटोमिक है, तो ट्राइएटोमिक कौन सा है? CO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई CH3MgI से, ग्रिग्नार्ड ईडेन से रिएक्शन कर रही, सोचो एसिटेट बनेगा, ये जाएगा और ग्रिग्नार्ड के प्रिकॉशन में पढ़ाया था कि CO2 मत आने देना वरना धड़ल्ले से उस पर आक्रमण हो जाएगा, इस पे माइनस अच्छा नहीं है, ये प्लस चार्ज लेके बैठा है, एक्सपोज वाले को भीड़ में रखा भी नहीं है, फट से अटैक हो जाएगा। C- ने बनाया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड O-, बहुत ही भला काम किया। C- ने बनाया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड O-, यस और नो? चार्ज बैलेंस करना है, फिर चार्ज बैलेंस इस तरह से कर दिया मैंने, यस और नो? अब यदि मैं कोई भी एसिड ले लूं पानी में, तो ये एसिड उसको H+ दे देगा और एसिडिक एसिड बन जाएगा, यस और नो? इसमें NaOH मिला दूं तो वापस जहां से बात शुरू हुई थी तो वहीं पे आप पहुंच चुके हो, समझे कि नहीं? इसकी रिएक्शन करा दी सोडा लाइम से, सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया तो क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा और आपको मिलेगा मीथेन, यस और नो? मीथेन की आपने रिएक्शन करा दी Cl2H से, ये ज्यादा है और ये कम है, क्या बन जाएगा? CH3Cl, फिर CH3Cl की फिर रिएक्शन करा दी Cl2H से, जहाँ पे इसको फिर से कम लिया तो क्या बनेगा? CH2Cl2, यस और नो? अगर और करवा दे क्लोरोफॉर्म वो एनेस्थीसिया में काम आता है, तो वो ऐसा जोड़ देंगे सवाल कि एक कंपाउंड बनता है जो एनेस्थीसिया में काम आता है, याद होना यार हाँ क्लोरोफॉर्म बन सकता है, समझे? ठीक है, अच्छा और प्रैक्टिस करते हैं। आप थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से चालाकी वाले सवाल बनाओ। अच्छा सवाल बताओ। तुम्हारे पास है N-ब्यूटेन, इसमें किसकी रिएक्शन करे कि तुम्हें मिल जाए आइसोब्यूटेन, और इसमें किसकी रिएक्शन करे कि तुम्हें मिल जाए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, फिर इसमें किसकी रिएक्शन करे, किसकी रिएक्शन करे कि आइसोब्यूटीन बन जाए, फिर इसमें सोचो पहले वाले में क्या? वेरी गुड, इससे आइसोमराइजेशन होता है, लंबी लंबी चेन वाले कंपाउंड ब्रांचिंग में चले जाते हैं, ये बन जाएगा। फिर इसमें ये नहीं, सोचो सोचो सोचो, हाइड्रोबोरेशन नहीं, हाइड्रोबोरेशन एल्कीन होता है, एल्कीन केमिनोफॉर्म, ये रिएक्शन जिस पेज पे ये रिएक्शन दी है ना, उसी पेज पे ये रिएक्शन दी है एनसीईआरटी, केमिनोफॉर्म से रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में पहले दी है कंबशन के बाद ऑक्सीडेशन, तो उसने ये ऑक्सीडेशन दे रखा है, ठीक है। अब ये ट्रिक वाली रिएक्शन ये रखनी पड़ती है, इसको लॉजिक नहीं है, फिर ये तो तुम कर लोगे, ये क्या बताओ, ये कैसे करोगे? कौन के स्ट्रेस ऑफ, या फिर एनसीईआरटी बोलती है फास्फोरिक एसिड ले लो 85% H3PO4 फास्फोरिक एसिड भी ले लो, गर्म कर दो, हो जाएगा डिहाइड्रेशन, ये सुन लो। ये अब थोड़ी सी करने वाली रिएक्शंस थी, ठीक है, ये अच्छा आपको याद आ गई। अब ये फंसे तो देखो, एक और देखो एनसीईआरटी खोलो, एल्केन्स की रिएक्शंस में देखो, क्रैकिंग से पहले, कंबशन के बाद, एक तो आइसोमराइजेशन कि नॉन ब्रांच्ड आर कन्वर्टेड टू ब्रांच्ड, और दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में चौथी रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन में लास्ट, ऑक्सीडेशन में लास्ट है आइसोमराइजेशन में जस्ट ऊपर लिखा। अब ये रटने वाली रिएक्शंस है और नीट के पेपर में ये आएगी। जेई वाले तो फिर भी माफ कर देते हैं कि नहीं कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछो, नीट में तो एनसीईआरटी में जो लिया पूछ लो, किसी को नहीं आते कर्म फूटे उसके, ठीक है। तो ये देखो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो भी। थोड़ी और प्रैक्टिस करो। हमारे पास है एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन आपने कराई डाइल्यूट H2SO4 साथ में HgSO4 as a catalyst, तो बताओ क्या बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन हमने कराई H2 with पैलेडियम, तो बताओ क्या बनेगा। उसकी रिएक्शन फिर हमने कराई कॉन्क H2SO4, तो बताओ क्या बनेगा। टेम्परेचर इज मोर देन 443 केल्विन। फिर उसकी रिएक्शन आपने कराई Br2 and CS2, बताओ क्या बनेगा। उसकी रिएक्शन आपने कराई पहले अल्कोहलिक फ्यूल से और बाद में NaNH2 से, बताओ क्या। पहले बनेगा इथेनॉल, एक बार OHA पानी निकाल लो, या फिर एक बार अटैक करा के इनॉल बना के टोटोमराइज कर लो। देखो क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ी नहीं करना। एक को दे दिया H, एक को दे दिया OH, ठीक है। इनॉल है, टोटोमराइज कर लो तो ये बन जाएगा, या एक बार अटैक और करा लो और फिर पानी निकाल लो, बात ये बन गया। फिर अल्कोहल, शराब बन जाएगी, क्योंकि H2PD को तो शराब दिया हुआ, पाई को तोड़ो सिग्मा को छोड़ो, तो पाई बॉन्ड वाली कोई भी हो तोड़ दो, H या अल्कोहल बन गया। फिर क्या करें, ये माइनस पानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, इथीन बन गया। फिर क्या करें, ये ब्रोमोनियम 3 मेंबर की एलोनियम रिंग बन जाएगी और ये दो ब्रोमीन लग जाएंगे। फिर एक बार HBr, फिर एक बार और HBr निकलेगा, फिर HBr जाएगा, फिर HBr जाएगा, तो आपको घूम फिर के वापस कहाँ ले आया मैं, एसिड। इसी में फिर और क्या कर देंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। फिर छोड़ लो, ठीक। चलो ऐसे और प्रैक्टिस कराएंगे, आइडिया दे दिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहता है, उतना हिंट पकड़ में आता है। क्वेश्चन में 2-3 हिंट है, तो अगर आपने पढ़ाई करी तो पहला हिंट आते ही पकड़ में आ जाएगा, थोड़ी कम करिए तो दूसरा हिंट उम्मीद करते वो आएगा। बिल्कुल नहीं पढ़े तो कुछ याद ही नहीं, तो सारे हिंट आप देख के पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लिक होता है, वही हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलो अब हाइड्रोकार्बन के लास्ट पार्ट में आ गए, जिन्हें बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको अरीन्स भी बोलते हैं, इनके नाम में एरोमा वर्ड है, एरोमा मीनिंग प्लेजेंट स्मेलिंग। The class of compound was named as aromatic. Most of such compounds are found to contain benzene. Benzene is highly unsaturated, but in a majority of reactions of this is cheap.
रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ठीक। हम एरोमेटिक कंपाउंड से शुरुआत में थोड़ा अलग पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, बट फिर भी उसे पढ़ना है, तो इसलिए वो एनसीईआरटी की हमें थोड़ी देर जरूरत नहीं है, उसको साइड में रख दो। देखो एरोमेटिक कंपाउंड, तो पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम भी एरोमेटिक हमने थोड़ी रखा, पुराने लोगों ने रखा, तो उन्होंने ये नाम इसलिए रखा कि उन जिन भी कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोल रहे थे उन सब में से अच्छी स्मेल आ रही थी, एरोमा आ रही थी, तो नाम रख दिया एरोमेटिक, ठीक है। तो लिखो एरोमेटिक किससे बना है? एरोमा। एरोमा मतलब प्लेजेंट स्मेलिंग, अच्छी खुशबू, बदबू नहीं, खुशबू। एरोमा का मतलब है अच्छी स्मेल, गुड स्मेल, ठीक एरोमा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जिनको भी एरोमेटिक बोल रहे हैं, मान रहे हैं, वो सारे तो खुशबूदार नहीं है। जैसे उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल कि लोग नाफ्थलीन को भी एरोमेटिक मानते हैं, बट नाफ्थलीन की तो बॉल्स की बहुत बदबू होती, किसी को लगती है वो खुशबू? शायद नहीं। तो ये जो नाम है वो पढ़ तो गया, चल अभी भी रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी खुशबू अच्छी होगी, नहीं, वो खुशबू हो सकती है बट बदबू भी हो सकती है। तो ये जो लॉजिक था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ एरोमा, ये लॉजिक थोड़े दिन बाद टूट गया, नाम आज भी चल रहा है। तो सर तक फिर आज की तारीख में एरोमेटिक क्या मतलब है? तो लिखो in modern क्या बोला, मॉडर्न एरा, हाँ, in modern era a compound is said to be aromatic. In modern era a compound is said to be aromatic if in modern era a compound is said to be aromatic if it satisfies these three conditions. ये तीन शर्तें हैं, इन शर्तों का जो पालन करेगा उसको उनको एरोमेटिक माना जाएगा। जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, बट क्योंकि बायो के स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया है उनका, तो एक आएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले तो क्या बोला कार्बोहाइड्रेट को? कार्बन के हाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, कि अगर आप किसी चीज को ऐसे लिख दें CH2OY, where X and Y may or may not be equal, तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दी। फिर मालूम पड़ा कि नहीं, जो भी लोग इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करें जरूरी नहीं को कार्बोहाइड्रेट हो। जैसे एसिटिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो, एसिटिक एसिड को आप CH3COH, गिन के देखो यही है, बट इसका मतलब एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट तो नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे लिख सकते हैं, बट किसी को ऐसे लिख दे तो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा भी नहीं, राइट। फॉर्मली है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट हो गया, लेकिन ये नहीं होता। तो फिर व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन? आज के तारीख में क्या मतलब है? तो आपने पढ़ा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और दोस कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे रैमनोज एक आएगा, वो इसका फॉर्मूला ही नहीं है, तो वो है, वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है, और इनका फॉर्मूला है फिर भी इनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मानते। तो पहले नाम चल गया एरोमेटिक, मतलब जिनमें एरोमा है, तो मालूम पड़ा नहीं ये बहुत सही नहीं है।
तो नाम तो अभी भी चल गया, लेकिन अब उसका जो आधार है वो ये नहीं कि सोम क्या बता देंगे कि हाँ भाई ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो नहीं। अब 3 दूसरे आधार है, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे पहला जो आधार है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना ही चाहिए, कोई भी ओपन चेन कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं हो सकता, उसकी रिंग होनी चाहिए, शुड बी, इट मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, और तीसरा इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल, इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल। सुना आप लोगों ने हक्कल्स रूल? सुना कभी कि नहीं? सुना सुना नहीं सुना? तुमने तो पढ़ा ही। हक्कल्स रूल ये है कि उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर है तो हक्कल रूल सेटिस्फाई हो जाता है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हक्कल रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जहां n की वैल्यू है 0, 1 नहीं, 0 या 1 या 2, इस तरह से। तो अगर कोई कंपाउंड इन तीनों शर्तों को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक माना जाएगा। कौन सी तीनों शर्तें? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, n के लिए 1 2 3 4, या अगर यहाँ n के लिए 1 2 0 तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n के लिए 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 6 10 14 18 इस तरह से होने चाहिए। और हम इस लफड़े में कभी नहीं जाएंगे कि ये हक्कल रूल कहाँ से ले रहे हैं, 4n+2 में क्या हो जाता है, तो रट्टा मारो। क्योंकि इसके लिए खूब एडवांस वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ती है, जितनी कि हमारे कोर्स में, ये जेई के भी कोर्स में दूर दूर तक नहीं। ये तो जो पोस्ट ग्रेजुएट करने जाते हैं उनको पढ़ाई जाती है, तो हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस लिखो। अच्छा, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुझे साइक्लिक कंपाउंड लेना है तो 3 कार्बन से छोटी रिंग तो कोई बना ही नहीं सकता। 2 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड थोड़ी होता है, 3 तो होने चाहिए। तो अगर 3 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 साइक्लिक है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ऐसे बाहर आ रहा है,
यहाँ पे हाइड्रोजन पीछे जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन से पीछे जा रहा है, तो वो भी पीछे जा रहा है। तो इस प्लेन में नहीं है ना, कोई तो इस प्लेन से आगे आ रहा है, कोई इस प्लेन से पीछे जा रहा है, तो प्लेनर ना हो। यस, चलो क्या लिखते तो नॉट प्लेनर, ये तो प्लेनर है ही नहीं। ऐसा कर देते, ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो इसी प्लेन में है, आया ना। sp2 तो ऐसे ही होता है ना 120 डिग्री पे चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है उनमें से एक तो ऐसे बाहर आ रहा और एक अंदर जा रहा, तो काफी प्लेन में आ गया, लेकिन पूरा अभी भी प्लेनर नहीं है। तो मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ नॉट प्लेनर। ठीक, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये अभी भी sp2, ये अभी भी sp2, लेकिन ये अभी भी sp3। इसके जो दो हाइड्रोजन है एक एक वो प्लेन में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं क्लोरीन है, जबकि ऐसे बना देने से क्लोरीन यहाँ थोड़ी आ जाएगा। या तो क्लोरीन ऐसे ऊपर की तरफ होगा तो भी आउट ऑफ द प्लेन है, या फिर इसे अंदर की तरफ होगा तो भी आउट ऑफ द प्लेन है। तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन लफड़े मत, डरना फंसना मत कि हाँ ये तो प्लेनर हो गया ना, देखो नहीं हो सकता है प्लेनर, ये भी नॉट प्लेनर। तो आगे वाला अकल चेक करने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन AlCl3 जो कि लुईस एसिड होता है, आपने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना, उससे रिएक्शन करें तो वो वहां से Cl- उठा के ले आएगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं, लाओ इलेक्ट्रॉन दो फटाफट, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आ जाएगा। तो इसका तो बन जाएगा AlCl4-, राइट। एंड पीछे क्या बचा, ये कार्बोकेटाइन, यस और और इस कार्बोकेटाइन में आप देखिए कि साइक्लिक है ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, हाँ अब ये प्लेनर है, तो इस कार्बोकेटाइन से जनरली sp2, तो अब ये प्लेनर हो चुका है। ये दो तो वैसे भी प्लेन में थे, लेकिन अब ये वाला भी प्लेन में आ चुका है, आया ना। और अब हक्कल रूल की बारी आती है कि क्या हक्कल रूल सेटिस्फाई कर रहा है। हक्कल रूल कहता है कि वहां जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 या 6 या ऐसे होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो हक्कल रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेटिस्फाइज हक्कल्स रूल आल्सो। तो ये हमारे कोर्स का पहला एरोमेटिक, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, जो भी नाम छोड़ दो, काम समझ में आया, ठीक है। अब ये सब पूरी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, ये भी प्लेनर नहीं है, तो ये रिएक्शन है। अब यहीं से शुरू करना कि ये तो प्लेनर नहीं है, लेकिन अगर AlCl3 ले ले तो ये बन जाएगा और ये प्लेनर है। साइक्लिक तो था ही, प्लेनर भी हो गया और हक्कल रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको अंततः क्या बोलेंगे, हम इसको एरोमेटिक बोलेंगे। रुको रुको थोड़ा और समझाता हूँ। वैसा तो पॉइंट्स के रूल्स तो लिख लिए तुमने, ठीक है, ठीक। तो अगर आप कहते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एक्चुअली ये जो शर्तें अपन ने लिखी ये एरोमेटिसिटी की शर्तें नहीं है। ये शर्तें हैं कि अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जिस भी कंपाउंड में या आयन में कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इट विल बी वेरी स्टेबल, इट विल बी मच मोर स्टेबल देन यू एक्सपेक्ट इट टू बी। आपकी जो उम्मीदें है उससे बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे ही आप बोलते हो ये एरोमेटिक है, इसका मतलब है जितना स्टेबल होना चाहिए उससे कहीं आगे निकल चुका है। तो मोमेंट यू से इट इज एरोमेटिक, दैट मींस इट इज गॉट वेरी 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 गुड रेजोनेंस। एक तरह से ये रेजोनेंस की बहुत अच्छी होने की शर्त है। यदि ऐसा होगा तो रेजोनेंस बहुत बढ़िया होगा, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये एरोमेटिक है, दैट मींस इसमें रेजोनेंस हो रहा है बहुत बढ़िया, और वो रेजोनेंस दिखना चाहिए। रेजोनेंस इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस मतलब खाली, आया ना, प्लस मतलब खाली। वापस बनाता हूं,
एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या है खाली। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे खाली हो जाएगा। उस बात को पेपर कैसे दिखाओगे। ये बादल इधर शिफ्ट हो गया तो देखना स्ट्रक्चर क्या बना, ये डबल बॉन्ड इधर दे दिया मैंने, अब ये खाली हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या है खाली, सब पैरेलल है, एक पैरेलल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एरो ऐसे बना दी तो क्या बनेगा ये समझो। तो पॉजिटिव चार्ज देखो तीनों पे फैल गया, 3 कार्बन है, तीनों बारी बारी से पॉजिटिव है और डबल बॉन्ड लगातार फैल रहा है C1 C2 के बीच में भी, C2 C3 के बीच में, C3 C1 के बीच में। तो ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ। रेजोनेंस क्या होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बिल्कुल बराबर फैला दिए, कहीं पे ज्यादा नहीं कहीं पे कम नहीं। ये सुनो पॉजिटिव चार्ज भी बराबर फैला दिए, आपने पाई बॉन्ड भी बराबर फैला दिए। तो ये बहुत बढ़िया रेजोनेंस हुआ कि नहीं हुआ। ये सुनो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए गए ऐसा हो, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड डबल बॉन्ड में लगातार फैला दिया और +1/3 चार्ज +1/3 एंड +1/3 बराबर डेल्टा प्लस क्यू बोलो बराबर बांटेंगे हम पे। ये सुनो तो सुनो जिस भी कंपाउंड का बोल रहे हो ये एरोमेटिक है, क्योंकि बोले दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेसिकली वहाँ बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। तो वो दिखना भी चाहिए हाँ बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। ये सुनो तो अगर मैं कहता हूँ कि ये एरोमेटिक है तो इसका रेजोनेंस होना चाहिए दिख रहा है। और वो शर्तें रेजोनेंस के अच्छे होने की शर्त है कि रेजोनेंस अच्छा कब होगा, पहले तो रिंग बनाओ, ठीक है, फिर वो प्लेन में लाओ। अगर प्लेन में लाएंगे जैसे मान लो अपन सबको इलेक्ट्रॉन मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन तुमको देने, तुमको अगले को देने, तुमको अगले को देने, ठीक है, और बढ़िया से फैला देना हम सारा, तो अच्छा तब होगा जब हम एक तो अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लें, एक रिंग बनाए और हम ऊपर नीचे ना हो, हमारे ऑर्बिटल्स एक जैसे हो, एक प्लेन में हो। तो मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन अगले के पास, तुम्हारे अगले के पास और वापस मेरे पास। हाँ यार, वरना अगर खोल दिया तो फिर वो ऐसे ऐसे मूवमेंट इतना कंटिन्यूस नहीं होता, वरना वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते। तो कब अच्छे से घूमेंगे जब लूप बनेगा। तो ओपन मत करो, लूप बनाओ, लूप। हाँ या ना, लूप बनाओ। दूसरी बात कि लूप में भी जब मूवमेंट कब होगा, जब वो एक लेवल पे होंगे सारे। हाँ या ना, राइट। अगर मान लो मुझे कहीं पे पानी ऐसे गोल गोल घुमाना है, पानी पड़ा है और मुझे गोल गोल ऐसे घुमाना है, तो पहले लूप होगा तो पानी बराबर घूमेगा। और सोचो कहीं पर पानी एकदम गड्ढा है तो सारा पानी तो गिर जाएगा। पानी चलता कब रहेगा, जब सब एक हाइट पे होंगे। हाँ या ना, जब एक प्लेन में होंगे तो पानी आगे से आगे मूव करता रहेगा। हाँ या ना, एक भी जना उसमें ऊपर आ गया, एक भी जना नीचे आ गया तो पानी का मूवमेंट रुक जाएगा। हाँ या ना, तो इलेक्ट्रॉन के बादल है। अगर हम एक साइज के एक प्लेन में, तो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, तुम्हारे अगले के पास, अगले के अगले के पास ये हो सकता है। वरना मालूम पड़ा कि मेरा ऑर्बिटल अलग है, तुम बहुत ऊपर चले गए, तो मैं तुम्हें कैसे दूँ, फिर अगला बहुत नीचे है, तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा। यस और नो। बराबर कब डीलोकलाइज होगा, जब साइक्लिक हो और प्लेनर हो। हक्कर रूल तो अपन नॉर्मल जो क्लासिकल फिजिक्स है उससे नहीं समझ सकते, वो तो क्वांटम से ही आता है, अपन जाएंगे नहीं उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ये बात और बताऊंगा, पहली बार में एक बार बता तो दी, बोल तो दी, धीरे धीरे फील भी आ जाएगी आपको। ठीक है, लिखो ये बनाओ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं।
चलिए ये तो हो गई 3 की रिंग की बात। अब आ जाता है 4 की रिंग में। 4 की रिंग में भी ये साइक्लिक है बट प्लेनर नहीं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखाता कोई नहीं, वो दिखते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर, यहाँ पे भी एक बाहर, यहाँ पे भी एक बाहर, यहाँ पे एक बाहर और एक एक अंदर, तो प्लेनर तो है ही नहीं। ऐसा कर दूं तो ये 2 तो प्लेन में आ गए, ये 2 अभी भी दुख दे रहे हैं। इन दोनों को भी ऐसा कर दूं तो हाँ अब एक प्लेन में आ गए। साइक्लिक एक बिल्कुल, प्लेनर एक बिल्कुल, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक नहीं, उल्टा। सुनो सुनो, ये एंटी एरोमेटिक और जो एरोमेटिक वाला बहुत बढ़िया रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक वाला बहुत बढ़िया, बहुत बुरा नहीं, बर्बाद। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, एरोमेटिक वाला बहुत बढ़िया रेजोनेंस, बहुत फायदा होगा। तो एंटी एरोमेटिक मतलब बहुत बुरा रेजोनेंस नहीं, उल्टा सोचो आप। If aromatic is very stable, anti-aromatic is very unstable. तो ये anti-aromatic। बोले हमें कैसे पता चलेगा? Anti-aromatic के रूल बताएंगे? क्या नहीं पता, सही बात है। उसके भी 3 रूल है। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए और तीसरा 4n5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाँ क्या था? 4n+2 क्या है? 4n5। जहाँ n की वैल्यू वहाँ 0 भी थी, हमारे 2n या 3। तो अगर n के लिए 1 रख दूं तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये एंटी एरोमेटिक है बेचारा। अब सुनो, अगर ये आपने नहीं पढ़ रखा, आपने बेसिक रेजोनेंस पढ़ लिया, आपने कोचिंग ज्वाइन करी, रेजोनेंस पढ़ लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन आप पढ़ चुके हो, 1,3-ब्यूटाडाइन आप जानते हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिर आप पढ़ते पढ़ते एरोमेटिक जब तक आया तब तक आपने क्लासेस छोड़ दी या पढ़ना छोड़ दिया। अब कोई मुझे बताओ ये कैसा है? कि इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन। इसको साइक्लोब्यूटाडाइन बोल सकते हैं ना? बोले बताओ ये कैसा होगा? तो बोले इसमें रेजोनेंस है ना, मल्टीपल सिग्नल मल्टीपल, और जिससे पूरी पढ़े बोलेंगे नहीं, मल्टीपल सिग्नल मल्टीपल रेजोनेंस होता है बट यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है और ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा, ये बहुत बर्बाद मॉलिक्यूल है, इसे स्टेबिलिटी की तो बात ही मत करो। ये सुन लो, समझ में आया? तो जिससे अगर ये लेक्चर अटेंड नहीं करा वो इसको तो बता देंगे ये तो अच्छा, क्योंकि ये अच्छा है ये भी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस है। यस और नो? समझ में आई बात? इसलिए ये सिंपल लगने वाला क्वेश्चन फंसा देता है, ये डिस्कशन करना जरूरी था। लिखो तो ये 3 की रिंग और 4 की रिंग और 5 की रिंग देखते हैं। इधर देखो, पहले ये बता ठीक, साइक्लिक यहाँ है, प्लेनर की नहीं, प्लेनर तो नहीं, बोले अब कि नहीं अभी पूरा तो नहीं है, बोले अब कि नहीं अभी भी पूरा तो नहीं है। यहाँ पे 2 एच है, एक आगे और एक पीछे, राइट? अब लोगों ने क्या देखा, देखिएगा लोगों ने क्या देखा कि अगर आप गलती से इसमें सोडियम का एक टुकड़ा छोड़ दो, ड्रॉप अ पीस ऑफ सोडियम, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो सोडियम तो पक्का आपको क्या देगा? सोडियम से क्या उम्मीद है? इलेक्ट्रॉन। और आप अगर हाइड्रोजन गैस बनी मतलब ये क्या दे रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ओवरऑल हाइड्रोजन गैस निकल रही है,
H2 निकल रहा है, इसका मतलब इसने क्या दिया होगा H प्लस, और अगर ये H प्लस दे रहा है इसका मतलब H प्लस देने के बाद जो बनेगा ये एनायन बहुत स्टेबल होना चाहिए। सोडियम डालते हुए तुम तो कोई एसिड नहीं हो, राइट? बट लोगों ने देखा कि जैसे इसमें सोडियम डाला एकदम से हाइड्रोजन गैस निकल गई, इसका मतलब ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है। और अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ये बन रहा है इसका लिए स्टेबल होगा। मैंने बोले कार्बन में माइनस है, ये स्टेबल गैस है, बट सच है कि तो स्टेबल है। तो अब देखो क्या ये साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है, ये एनायन। अब अगर मैं इसको sp2 मान लूं, अगर इसको sp2 मान लूं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। sp2 वाले 120 120 120 में 3 बॉन्ड बना लिया, p ऑर्बिटल ये रहा मेरा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 और 2 कितने हो गए 6, 2 और 2 और 2 हो गए 6। तो ये साइक्लिक है क्या? sp2 मान लो तो प्लेनर भी हो जाएगा। और अगर हकल रूल की बात करें तो ये लूप में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 10 14 18, यहाँ पे इस लूप में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, राइट? तो ये हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और ये एरोमेटिक घोषित किया जाता है। और द मोमेंट यू से इट इज एरोमेटिक, इसका बहुत बढ़िया रेजोनेंस होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस दिखाया तो नहीं, कभी दिखा देते हैं। The moment we say it is aromatic, मतलब बहुत बढ़िया रेजोनेंस। देखो इधर देखो, बातें बनाना तो बना के जा रहा हूँ, नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 एंड 5। इसमें माइनस चार्ज का है 1, ये इधर से आएगा तो कहाँ जाएगा 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। ये कहाँ गया 3 पे गया, ये लो, ठीक है। फिर ये यहाँ से इधर आएगा तो कहाँ जाएगा 5 पे जाएगा, आया ना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, बोलो नंबर बोलो उसका, अरे बोलो रे 2 पे गया, आया ना। ये 1 से गया 3 पे, 3 से गया 5 पे, 5 से गया 2 पे, ठीक है। फिर ये यहाँ से गया U और ये गया U, तो क्या बना, ये माइनस और ये बना, ये एंड ये कहाँ चला गया 4 पे चला गया, 4 है, हाँ 4, एंड देन वापस इधर, ये इधर एंड ये इधर। तो नेगेटिव चार्ज पांचों में फैला कि नहीं फैला, डबल बॉन्ड पे लगातार फैल रहे कि नहीं फैल रहे, साइक्लिक है प्लेनर है, और इलेक्ट्रॉन इसे मूव करे तो क्या गलत कर दिया, ये मूव कर भी जाएंगे, यस और नो, राइट। तो ये जो एनायन है बड़ा पसंदीदा एनायन है, इसको लोग बोलते हैं साइक्लो पेंटा डाइनाइल आयन, ये एनायन नाम समझ में आया। साइक्लो पेंटा डाइन 2 इन है, साइक्लो है, पेंटा है, डाइन है और एनायन है, साइक्लो पेंटा डाइनाइल एनायन, राइट। और बड़े कंपाउंड है, मेडिकल लाइन में भी इसको यूज करते हैं, इसके सैंडविच कंपाउंड्स बनते हैं। ये अगर हमारी बॉडी में Fe+2 है जो ज्यादा है, हटाना है, तो ये जाके Fe+2 को ऐसे सैंडविच कर लेता है। इनमें नेगेटिव चार्ज है, एक ऐसे रिंग, एक ये आया कंपाउंड, इसमें इधर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, बादल है, एक और ऐसा ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन का बादल है, Fe+2 उसमें सैंडविच हो जाता है। तो एक्चुअली कंपाउंड का नाम दिया एनसीईआरटी ने कहीं पे फेरोसिन, फेरोसिन इसी का, और फेरो Fe+2 फेरी नहीं, Fe+2 का सैंडविच कॉम्प्लेक्स है। ये 2 लो और Fe+2 चार्ज ही बैलेंस हो जाएगा, Fe+2 मतलब +2 और ये -1 और -1 चार्ज बैलेंस हो गया। तो फेरोसिन क्या है, एनसीईआरटी को कोऑर्डिनेशन में दिया है, फेरोसिन is a sandwich complex of this and Fe+2, this and Fe+2, सैंडविच बनाते हैं ना, बिल्कुल सैंडविच हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखे हैं ऐसे पुराने पेपर्स में एरोमेटिक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ गए, तो हम थोड़ा अभी कर लेते हैं, अभी भी कर सकते हैं, बट इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा, कल मिलते हैं।
डाउट्स लेके आओ बच्चों, क्वेश्चंस करो और क्वेश्चंस पूछो।